साल 1982 एक 25 साल का लड़का साइकिल पर अपनी होममेड चिप्स लेकर दुकान दुकान जाया करता था। उसकी साइकिल पुरानी थी और अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल, जिस कारण कई दुकानदार उसकी ओर देखते तक नहीं थे और वो अपनी दुकान पर उसकी चिप्स रखने से साफ मना कर देते थे। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाके यही लड़का इंडिया का वेफर्स किंग बन जाएगा और देश के लाखों दुकानदार उसके प्रोडक्ट्स रखने को मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। ये बात है 1957 की। गुजरात के एक छोटे से गांव धुंधौराजी में जन्म होता है चंदू भाई विरानी का। इनका गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि किसी भी घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तक नहीं थी और ऑलमोस्ट हर घर केवल खेती किसानी पे डिपेंडेंट था। जिंदगी ऑलरेडी काफी टफ थी कि तभी 1972 में देश में पिछले 70 साल का सबसे भयानक सूखा पड़ गया। इसके चलते करोड़ों किसान परिवारों की फसल बर्बाद हो गई और उनमें से ही एक परिवार चंदू भाई विरानी का भी था। उनकी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और इसीलिए चंदू भाई विरानी के फादर को अपने दिल पे पत्थर रखकर अपनी पुश्तैनी जमीन 20,000 रुपए में बेचनी पड़ती है, जिसके बाद वो इन पैसों को अपने 3 बेटों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 20,000 रुपए और अपने 2 भाइयों के साथ 17 साल के चंदू भाई विरानी राजकोट की ओर निकल पड़ते हैं। उनका प्लान था शहर जाकर फर्टिलाइजर्स का एक छोटा मोटा बिजनेस करना, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत बेहद खराब निकली। सप्लायर ने उन्हें डुप्लीकेट और काउंटरफीट फर्टिलाइजर्स देकर स्कैम कर लिया। उनका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया और उनका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। चंदू भाई लिटरली सड़क पर आ चुके थे, लेकिन अभी भी उनके मन में एक बात क्लियर थी, कुछ भी हो जाए लेकिन वो खाली हाथ अपने गांव वापस नहीं लौट सकते थे। वो अपने फादर का सर शर्म से झुका नहीं सकते थे, इसीलिए वो राजकोट में ही डेस्परेटली काम ढूंढने लगे और इसी तरह एक दिन वो एस्ट्रॉन सिनेमा आ पहुंचे, जहां उन्हें केवल 90 रुपए महीने की सैलरी पे जॉब मिल गई। यहाँ चंदू भाई का एम अर्निंग नहीं बल्कि लर्निंग था, इसीलिए उन्हें जो काम बोला गया उन्होंने किया। पिक्चर के पोस्टर लगाना, डोर कीपिंग, टिकट चेकिंग, क्लीनिंग और इवन फटी सीट्स की रिपेयरिंग का काम उन्होंने सब कुछ किया। फॉर्चुनेटली उन्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिला। सिनेमा के ओनर ने उनके काम से इम्प्रेस होकर उन्हें 1000 रुपए पर मंथ पर सिनेमा कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मतलब चंदू भाई को महीने के 1000 रुपए पे करने थे, जिसके बदले कैंटीन से होने वाला पूरा प्रॉफिट उनका होगा। चंदू भाई कैंटीन में मेनली मसाला सैंडविचेस, पोटैटो वेफर्स यानी चिप्स और बेवरेजेस बेचा करते थे। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की। कैंटीन की 80% सेल्स केवल एक आइटम से आ रही थी और वो आइटम था पोटैटो चिप्स। ऑल्सो कैंटीन की मैक्सिमम सेल्स केवल उन 10 से 15 मिनट्स में होती थी जब मूवी का इंटरवल होता था, लेकिन कई बार चिप्स के सप्लायर्स सप्लाई करने में या तो लेट हो जाता था या कम क्वांटिटी सप्लाई करते थे, जिस कारण इंटरवल में सफिशिएंट स्टॉक ना होने के कारण चंदू भाई को लॉस हो जाता था। करीब 6 साल तक इसी प्रॉब्लम से डील करने के बाद 1982 में चंदू भाई ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब खुद पोटैटो वेफर्स बनाएंगे। खुद चिप्स बनाने का मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में खुद का कंट्रोल प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी पहले से ज्यादा होगा। एस्ट्रॉन सिनेमा के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था और उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपनी वेफर्स का नाम रखा बालाजी वेफर्स। इस नए काम में चंदू भाई ने 10,000 रुपए लगाए और सबसे पहले अपने घर के कंपाउंड में एक छोटा सा शेड बनवा लिया। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल पोटैटो पीलिंग और कटिंग मशीन काफी महंगी होती है, तो उन्होंने जुगाड़ किया और सेपरेटली पार्ट्स खरीद कर खुद ही 5,000 रुपए में मशीन तैयार कर ली। बाकी पैसे कढ़ाई और दूसरे इक्विपमेंट्स खरीदने में लग गए। इनका प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल बेसिक था। एक ही कमरे में पोटैटो पीलिंग, कटिंग, फ्राइंग और पैकेजिंग सब कुछ होता था। चंदू भाई दिन में कैंटीन मैनेज करते थे और रात को घर आकर खुद वेफर्स फ्राई करते थे। लेबर कॉस्ट बचाने के लिए पूरी फैमिली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थी। सालों तक कैंटीन में काम करके इन्होंने कस्टमर के बारे में एक चीज ऑब्जर्व कर ली थी कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। बेसिकली उन्हें कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा वेफर्स चाहिए थे। इसीलिए चंदू भाई ने शुरुआत से ही कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 25 to 30% एक्स्ट्रा चिप्स ऑफर किए। और जहां तक टेस्ट की बात है, उनकी और उनके भाइयों की पूरी जिंदगी गुजरात में बीती थी, इसीलिए वो
कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस से अच्छी तरह वाकिफ थे। इनिशियली चंदू भाई ने केवल एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन में ही चिप्स बेचे, लेकिन जब रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो उन्होंने स्केल बढ़ाने का ठान लिया। एस्ट्रॉन सिनेमा के बाहर उन्हें सबसे पहले एक गर्ल्स हाई स्कूल के कैंटीन में वेफर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर वो राजकोट के भी 25 से 30 लोकल शॉपकीपर्स को चिप्स सप्लाई करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जब साइकिल में इन शॉपकीपर्स के पास जाते थे तो वो इन्हें बेगर्स की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन इसी डिसरिस्पेक्ट को सहकर वो और भी रेजिलिएंट बनते चले गए। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी क्वालिटी की। अभी भी उनकी ज्यादातर प्रोसेस मैनुअल थी, जिस कारण जब उन्होंने प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाई तो क्वालिटी की कंसिस्टेंसी नीचे चले गई। प्लस पैकेजिंग में इश्यूज होने लगे, जिस कारण कई जगह से चिप्स के स्टेल होने की कंप्लेंट्स आने लगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूं आपके बारे में। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मतलब हाई चांस है कि या तो आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। और आज 2025 में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अगर बिजनेस को इफेक्टिवली चलाना है तो बिजनेस को डिजिटल बनाना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी इंडिया के कई सारे बिजनेसेस पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। वो हर कस्टमर का बिल मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक खत्म हो गया है ये तब पता चलता है जब कस्टमर सामने आकर डिमांड करता है, और दिन के एंड में घंटों लगाकर दिन भर का हिसाब बनाते हैं, जिससे टाइम और मनी दोनों का लॉस होता है। इसीलिए अब टाइम आ गया है अपने बिजनेस को डिजिटाइज करने का ओडू पॉइंट ऑफ सेल के साथ, जिसका यूज करके आपको केवल प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करना है और सिस्टम खुद ही प्राइस और जीएसटी कैलकुलेट कर देता है। कोई डिस्काउंट कूपन है तो वो भी इंस्टेंटली अप्लाई हो जाता है और आप कस्टमर को तुरंत बिल प्रिंट करके या व्हाट्सएप में भेज सकते हो। हर सेल के साथ इन्वेंट्री रियल टाइम अपडेट होती है, जिससे आपको तुरंत पता चलता है कि कौन सा आइटम खत्म होने वाला है, और साथ ही साथ आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, डेली सेल्स और कैशियर रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली ट्रैक होते हैं। एंड ऑफ द डे कैश फ्लोज एकदम इजीली रिकंसाइल होते हैं। मल्टीपल स्टोर्स हैं या फ्रेंचाइजीज हैं तो वो भी एक ही डैशबोर्ड से इजीली मैनेज हो जाता है। और सबसे बेस्ट बात, ओडू का फर्स्ट स्टेप आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है। इसीलिए ट्राई ओडू पॉइंट ऑफ सेल राइट नाउ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। क्वालिटी के इश्यूज को डील करने के लिए चंदू भाई ने खुद को पोटैटो वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट बनाने का ठान लिया। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें रियलाइज हुआ कि एक एवरेज पोटैटो में अराउंड 80 to 85% तो केवल वाटर होता है, और पोटैटो में जितना ज्यादा ड्राई मैटर होगा उसका वेफर उतना ही अच्छा बनेगा। आइडियली ड्राई मैटर 20 to 23% होना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ चंदू भाई आलू को केवल हाथ में लेकर ही पहचान जाते थे कि ये चिप्स बनाने के लिए कितना सूटेबल है। इसी तरह उन्होंने क्रिस्प वेफर्स बनाने के लिए स्लाइस की आइडियल थिकनेस को समझा, ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वेफर को कितनी देर फ्राई करना चाहिए, पोटैटो को कैसे वॉश करना है, मसाले कौन से और कितने डालने हैं, इन सब में वो एक्सपर्ट बन गए। लेकिन उन्हें पता था कि उनके केवल अकेले के एक्सपर्ट बन जाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनकी वेफर्स बनाने की मेथड और प्रोसेस को वो मास स्केल पे रेप्लिकेट कर सके। इसीलिए उन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए 50 लाख रुपए का लोन लिया और अपना पहला सेमी ऑटोमेटिक वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया। प्लांट का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर का था और डेली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 60 केजी वेफर्स की थी। इस प्लांट के साथ उनकी उम्मीद थी बेहतर कंसिस्टेंट क्वालिटी अचीव करना और ब्रांडेड पैकेजिंग अचीव करना। कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सच में सीन सेट लग रहा था कि तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जनरली ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं इन्हें एक थर्ड पार्टी कंपनी सेटअप करके देती है। मतलब एक कंपनी क्लाइंट, जो इस केस में बालाजी वेफर्स थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लांट का डिजाइन, इक्विपमेंट सोर्सिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और इवन मेंटेनेंस हैंडल करती है। क्लाइंट को केवल इसे बाद में ऑपरेट करना होता है। अब बालाजी वेफर्स के केस में उनका प्लांट असेंबल हो ही रहा था कि उसी दौरान ये प्लांट लगाने वाली कंपनी बंद हो गई। मतलब 50 लाख रुपए भी लग गए और उन्हें एक ऐसा प्लांट मिला जो ना प्रॉपरली असेंबल्ड था और ना ही उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड था। ऐसे में अगर चंदू भाई ने जल्द कुछ ना किया होता तो उनके बैंकरप्ट होने के चांसेस थे। इसीलिए उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर खुद एक एक इक्विपमेंट को डिसमेंटल करके समझना चालू किया। ट्रायल एंड एरर करके वो प्लांट की वर्किंग को समझ गए और बेसिकली वो सेल्फ थॉट इंजीनियर्स बन गए। उन्होंने अल्टीमेटली खुद मशीन्स को फिक्स कर लिया और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। चंदू भाई ने वेफर्स बनाने की जिस प्रोसेस को पहले मास्टर किया था उसी प्रोसेस को उन्होंने इस प्लांट के थ्रू ऑटोमेट कर दिया।
बालाजी वेफर्स को इसका बेनिफिट इमीडिएटली दिखा। बहुत जल्द वो राजकोट और आसपास के कई एरियाज की दुकानों में सप्लाई करने लगे। पैकेजिंग और क्वालिटी के इश्यूज ना के बराबर हो गए और इसी के बाद चंदू भाई का एक बिलीफ और भी स्ट्रॉन्ग हो गया कि मशीन्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। इसीलिए उन्होंने 1995 में एक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट डाल दिया और 2002 में एक फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्री डाल दी, जो उस समय पूरे इंडिया की सबसे बड़ी पोटैटो चिप्स फैक्ट्री थी। कम प्राइस में बेटर क्वांटिटी, क्वालिटी और पैकेजिंग देकर वो ना केवल अनब्रांडेड चिप्स बल्कि ब्रांडेड चिप्स को भी बीट करने लगे थे। इनफैक्ट 2006 तक तो वो गुजरात में 90% मार्केट शेयर कैप्चर करके नंबर 1 बन चुके थे। लेकिन चंदू भाई गुजरात के केवल एक रीजनल प्लेयर बन के नहीं रहना चाहते थे। वो बिजनेस को और भी स्टेट्स में एक्सपैंड करना चाहते थे और उन्हें पता था कि उसके लिए उन्हें प्रोडक्ट, मार्केटिंग और एचआर जैसे हर डिपार्टमेंट में रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अभी तक इनका हीरो प्रोडक्ट था इनका मसाला वेफर्स, लेकिन इन्हें पता था कि एक्सपेंशन के लिए इन्हें नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। इसीलिए इन्होंने एक R&D लैब सेटअप की। यहाँ ये ऐसे फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई करते थे जिससे इंडियंस ऑब्सेस्ड थे और फिर उन्हीं आइटम्स की रेसिपीज से इंस्पायर्ड होकर ये अपने नए वेफर्स प्रोडक्ट्स बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने इंडियन चाट से इंस्पिरेशन लेकर अपना चाट चस्का वेफर्स बनाया। इसी तरह इंडियन घरों में बनने वाले बनाना चिप्स से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपने बनाना वेफर्स बनाए। लेकिन ये केवल वेफर्स तक लिमिटेड नहीं रहे। इन्होंने देखा कि इंडियन नमकीन मार्केट ना केवल ऑलरेडी बड़ा था बल्कि तेजी से ग्रो कर रहा था। प्लस इन्होंने देखा कि जहां उनका एक कॉम्पिटिटर लेज केवल चिप्स पे फोकस कर रहा था, तो वहीं इनका दूसरा कॉम्पिटिटर हल्दीराम्स मेनली नमकीन पे फोकस कर रहा था। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया की पहली ऐसी मेजर ब्रांड बनेंगे जो चिप्स और नमकीन दोनों को एक ही ब्रांड के अंदर ऑफर करेंगे। इनकी नमकीन प्रोडक्ट्स की स्ट्रेटजी मल्टीपल स्टेट्स को कवर करती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये गुजराती खाकरा, रतलामी सेव, पंजाबी तड़का और क्लासिक सेव ऑफर करते थे। फाइनली यंग जनरेशन को टारगेट करने के लिए इन्होंने वेस्टर्न स्नैक्स जैसे पॉप रिंग्स, नाचोस और इवन कुरकुरे जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। इन प्रोडक्ट्स के नाम भी स्पेसिफिकली यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर दिए गए थे, जैसे वीलोज, अमेज और यम स्टिक्स। इवन मैगी और यिप्पी से कंपीट करने के लिए इन्होंने अपनी गिप्पी मसाला नूडल्स लॉन्च कर दी। बेसिकली कस्टमर की एज या टेस्ट कुछ भी हो, बालाजी वेफर्स के पास उनके लिए एक प्रोडक्ट ऑफरिंग जरूर थी। ऑल्सो ये हर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अपने टारगेट कस्टमर के एक छोटे से सैंपल को अपने लैब में बुलाते थे। ये उन्हें अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवाते थे और उनसे एक फीडबैक फॉर्म में डिटेल्ड फीडबैक लेते थे और इसी फीडबैक के बेस पे ये अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करते चले जाते थे। लेकिन बालाजी वेफर्स को पता था कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बना लेने से सेल्स नहीं आती। सेल्स आती हैं जब आप अपने प्रोडक्ट की खासियत अपने कस्टमर तक पहुंचा सके। और यहाँ पिक्चर में आती है इनकी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बालाजी को पता था कि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है लेज और लेज की सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी कम क्वांटिटी। इवन मीम्स और नॉर्मल बोलचाल में भी लेज की कम क्वांटिटी और ज्यादा हवा का मजाक बनाया जाता था। इसी वीकनेस को टारगेट करते हुए बालाजी वेफर्स ने अपनी मैसेजिंग बनाई, हवा कम, वेफर्स ज्यादा, फ्लेवर्स वाह वाह। क्योंकि इसमें है कम हवा, वेफर्स ज्यादा और फ्लेवर्स वाह वाह। इस मैसेज से इन्होंने लेस की कम क्वांटिटी को मॉक किया, अपनी ज्यादा क्वांटिटी का मैसेज क्लियरली पहुंचाया और फाइनली अपनी वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स के बारे में भी क्लियरली कहा। ऑल्सो इनके जो एड्स थे वो काफी लाइट हार्टेड और एंगेजिंग थे, जिस कारण करोड़ों लोगों तक इनका मैसेज तेजी से पहुंच गया। इसके अलावा बालाजी वेफर्स ने अपने रेगुलर कस्टमर्स को अपने नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने का एक स्मार्ट तरीका ढूंढ लिया। इन्होंने सिंपली अपने हर आइटम की पैकेजिंग के बैक साइड पे एक सिंपल CTA डाल दिया। बेसिकली अपने किसी नए प्रोडक्ट की इमेज डाल दी और कस्टमर को उसे ट्राई करने को कहा। जहां तक बात प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी की है, ये टाइम के साथ साथ लगातार बड़े और ज्यादा हाई टेक प्लांट्स लगाते चले गए। आज इनके प्लांट्स में पोटैटो वॉशिंग, स्लाइसिंग, फ्राइंग, सीजनिंग और पैकेजिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। ऑल्सो सबको पता है कि वेफर्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल आलू है और आलू के प्राइसेस सीजन्स के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होते हैं, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। प्लस इर्रेगुलर मॉनसून के चलते पोटैटो की फसल खराब भी हो सकती है, जिससे सप्लाई के कंप्लीटली बंद हो जाने का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए इन्होंने 25,000 टन का एक कोल्ड स्टोरेज बना डाला ताकि ये सस्ते प्राइस पे पोटैटो खरीद के पूरे साल उसे स्टॉक कर सकें।
बालाजी वेफर्स की HR स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल यूनिक है। यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी टारगेट्स नहीं दिए जाते, क्योंकि चंदू भाई का मानना है कि जब एम्प्लॉयज को ओनरशिप फील होती है तो वो दिल से मानते हैं कि ये कंपनी उनकी है और ऐसे में वो खुद ही अपना बेस्ट देते हैं। ऑल्सो हर एम्प्लॉय के पास चंदू भाई का पर्सनल नंबर होता है, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो या मैनेजर, ताकि उन्हें ये फील हो कि चाहे कुछ भी हो जाए चंदू भाई उनके साथ हैं। फाइनली यहाँ हायरिंग में रेज्यूमे से ज्यादा पैशन और एटीट्यूड देखा जाता है। लेकिन बालाजी की सक्सेस केवल उनकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट या HR स्ट्रैटेजी के कारण नहीं, बल्कि उनके यूनिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के कारण भी है। जब 2023 में पेप्सी ने बालाजी वेफर्स को 4000 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया तो इन्होंने ऑफर रिजेक्ट करके एक इंडिपेंडेंट इंडियन ब्रांड बने रहने का डिसीजन लिया। जब हल्दीराम्स की नोएडा फैक्ट्री में आग लग गई तो कई महीनों तक बालाजी वेफर्स ने अपनी फैक्ट्री में हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स बनवाए, जबकि हल्दीराम्स तो इनका कॉम्पिटिटर था। इन्होंने कभी भी जल्दबाजी में एक साथ पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने का नहीं सोचा, हमेशा एक बार में एक स्टेट में एक्सपैंड किया, क्योंकि इनके लिए क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी और इनकी सोच लॉन्ग टर्म थी। आज बालाजी वेफर्स के प्रोडक्ट्स इंडिया के लाखों दुकानों में मिलते हैं। इनके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं और आज बालाजी वेफर्स साल का 5000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला एम्पायर बन चुका है। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि इस पूरे एम्पायर की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो कभी साइकिल पे घूमकर चिप्स बेचा करता था। ये कहानी थी बालाजी वेफर्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।